मिलते नहीं उनसे वक्त पर तो ना जाने क्या क्या इल्ज़ाम लगाते हैं। कभी आईपीसी तो कभी लिमिटेशन की धाराएं सरेआम लगाते हैं। मत पूछो हालात उनकी जनाब, जो एक वकील से इश्क लड़ाते हैं। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, एमएस क्लास में हम लोग का फिर से एक बार स्वागत है। और आई होप है कि आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया से होंगे, सही से होंगे। बहुत ठंडक बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, प्लस एग्ज़ाम भी आने वाला है, तो आप लोग तैयारी करते रहिए मेरे दोस्त। हम तो दुआ ही करेंगे, हम तो मनोकामना ही करेंगे गॉड से कि आप लोग का एग्ज़ाम अच्छे से हो, बढ़िया से हो। तो मेरी ओर से फुल सपोर्ट है मेरे दोस्त, बस आप लोग तैयार हो जाइए। देखिए, ये नहीं कहना कि मैं ही सब कुछ कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं मेरे दोस्त। आपको ही सब कुछ करना है, बस मेरा काम है बताना। तो आज जैसे कि आज हम लोग पढ़ेंगे आईपीसी सेक्शन 34। आईपीसी की धारा, इंडियन पैनल कोड की धाराएं 34 मतलब 34। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, जो कि जुडिशियल एग्ज़ाम हो, चाहे आपका एपीओ हो या पीसीएसजे का हो या अदर स्टेट का हो या एलएलबी का इंट्रेंस एग्ज़ाम हो, इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। या एलएलबी के आप सेमेस्टर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों आईपीसी। जान लीजिए, आईपीसी के कई धारा ऐसे हैं कि उससे फुल क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं मेरे दोस्त, और 3 से 4 तरह से इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन आंसर आपको यही सेम लिखना है मेरे दोस्त। बस कुछ नहीं दोस्तों, सेम लिखना, बस घुमा करके एग्जामिनर पूछ लेता है। बहुत लोग को नहीं पता रहता, नहीं बुक पढ़ पाते, तो वो लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, दिक्कत होती है, उनके साथ प्रॉब्लम होती है। तो मैं आपको हर एक चीज़ें बताऊंगा सही से, एकदम बढ़िया से। तो लास्ट तक आप वीडियो देखेंगे तभी आपको पूरी तरह समझ में आएगा। और एक खुशखबरी की बात यह है मेरे दोस्त कि ये पूरा मेरा नोट्स है, नोट्स तैयार किया गया है, जो कि एक जान लीजिए जुडिशरी लेवल का नोट्स है। आपको ये एलएलबी हुआ, जो भी मतलब आप लॉ से रिलेटिव अगर कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, तो ये 34 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कई बार आपके इसमें जो है आपके बहुत बार ये पूछा जाता है दोस्तों, इससे क्वेश्चन बन ही जाते हैं जहाँ तक है। कभी भी प्रैक्टिस से आप प्रीवियस ईयर देख लीजिए उठा करके, तो कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन पूछा है। तो 22 सीरीज में भी देख लीजिए, लेकिन उतना बढ़िया से 22 सीरीज में और कोई बुक्स में आपको नहीं मिलेगा। जितना मैं इतना बढ़िया मैं आपको बताऊंगा, इतना जान लीजिए दोस्तों। बुक्स में मिलेगा, लेकिन बुक्स क्या करें, वही हाल है। एग्ज़ाम आया तो कैसे मैं पूरा पढूं, नहीं समझ में आता मेरे दोस्त। ये सबके साथ गलतियां होती है, मेरे साथ भी होती है। ऐसा नहीं है कि मैं पूरी तरह परफेक्ट हूँ, मैं भी आप लोगों से जैसा हूँ, स्टूडेंट ही हूँ एक यार, अभी पढ़ रहा हूँ। फिर भी मेरे अंदर वो काबिलियत है, आप लोगों ने समझा उसको, तो मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग जहाँ तक है कि पूरी तरह समझा दूँगा। आप लोग बने रहिएगा लास्ट तक, तभी आपको मज़ा आने वाला है। 100% गारंटी तो नहीं ले सकता, लेकिन 100% गारंटी के साथ मैं कहता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा ही लगेगा, बढ़िया समझ में आ जाएगा। तो आप 34 को कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्तों। चलिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग शुरू करते हैं। तो बने रहिएगा लास्ट तक, मज़ा आने वाला, वास्तव में मज़ा आने वाला है, कसम से कह रहा हूँ मज़ा आने वाला है। 34 आपको एकदम याद हो जाएगा। आप लोग जा करके एग्ज़ाम में एकदम पूरी तरह, क्या बताएं, एकदम पूरी तरह लिख करके आएंगे एकदम बढ़िया से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो जैसे कि यहाँ देखिए, ये 34 क्या है, तो मैं इसको बता दूं, अभी यहाँ तो लिखा ही है। तो देखिए, यह एक्ट डन बाय several persons इन जो है फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, मतलब समान आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य, ये इसकी हिंदी है दोस्तों। तो ये जैसे कई व्यक्ति रहते हैं, तो मैं भी नीचे आपको बताऊंगा। मैं आपकी इसकी टाइटल्स बता रहा हूँ, जो मेंस हेडिंग है। बाकी इसमें दोस्तों 4 आवश्यक तथ्य होते हैं। जैसे एक क्रिमिनल एक्ट होता है, नंबर 2 होता है एक्ट इज जो है कमिटेड बाय मोर देन 1 पर्सन। इसके बाद तीसरा होता है एक्ट इन कमिटेड इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त, नोट डाउन जरूर करिएगा, कॉपी पेन निकाल लीजिए। वास्तव में कह रहा हूँ, A4 साइज पेपर हो आपके पास, या कॉपी हो, नोटबुक हो, चाहे जो हो, आप लोग नोट डाउन जरूर करिएगा मेरे दोस्त। क्योंकि नोट डाउन करना, इतना बढ़िया कोई वास्तव में नोट्स नहीं बता सकता, मैं जितना बढ़िया बता रहा हूँ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ बता रहा हूँ मेरे दोस्त। बता भी सकता है, ऐसा भी मत सोचिए कि मैं अपने आप को वो हूँ, कुछ नहीं है। मैं अपने आप को भी यार सीख ही रहा हूँ, अभी आप लोग के बीच से ही हूँ। तो चलिए, एज इफ एक्ट इज डन बाई सेम मैनर एलोन, जैसे कि मैंने, ये हो गया चारों पॉइंट। और बाकी दोस्तों, मैंने वादा किया था आपसे, मैं आपको हर एक चीज़ें बताऊंगा नोट्स के माध्यम से, आप लोग कहीं मत जाइए मेरे दोस्त।
आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। मैं वास्तव में कह रहा हूँ LLB में 60% से नीचे आपका नहीं आएगा। 60 क्या आप टॉप भी कर सकते हैं, 70 80। आप कभी भी एग्जाम में कभी भी क्लास में गए भी नहीं है तब भी मैं आपको वह गारंटी देता हूँ वादा के साथ। बाकी आप देखिए, मैं पढ़ा सकता हूँ, बता सकता हूँ, लेकिन आपका काम क्या है? पढ़ना। अब आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप मौज से पढ़ रहे हैं कि मस्ती से पढ़ रहे हैं कि कैसे पढ़ रहे हैं, लौट के पढ़ रहे हैं कि सीधा। कभी भी सो करके मत पढ़िए मेरे दोस्त। कभी भी मैं पढ़ाऊँ तो आप लोग खड़े होकर एकदम बढ़िया से स्टैंड हो जाइए, स्टैंड नहीं मतलब सॉरी दोस्तों, बैठ जाइए किसी टेबल मेज पे, या इतना समय ठंडा कर कंबल में पैर डाल लीजिए, एक छोटा सा वो आता है उसके थ्रू पढ़िए। मैं वैसे ही पढ़ता हूँ, उसको रख लीजिए, उस पर नोट डाउन जरूर करते रहिए। कान में ईयरफोन लगा लीजिए बढ़िया से, आप लोग एकदम बढ़िया से मस्त मूड में, और दिमाग को एकदम पूरा टेंशन फ्री। कभी भी अपने माइंड को दबा कर नहीं रखना चाहिए मेरे दोस्त, और बिल्कुल कोई काम नहीं होगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप करते हैं। देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं, चलिए देखते हैं हम। तो मैं पहले इसके बारे में बता दिया हूँ कि समान आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य होते हैं। यही है आपका 34 सेक्शन है। मैं इसको नीचे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या है 34 में। तो चलिए देखिए 34 में क्या है। तो मैं आपको इंग्लिश में बता देता हूँ इसको। तो इंग्लिश इसका है दोस्तों, जैसे बहुत लोग जो इंग्लिश मीडियम वाले भी हैं वो लोग भी पढ़ सकते हैं, उन लोग के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बार हिंदी आप समझ लिए तो आप लोग इंग्लिश लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, जहाँ तक मेरा कहने का मतलब है। बाकी आप लोग की मर्जी दोस्तों, पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते कोई बात नहीं, क्योंकि इंग्लिश मतलब ये नहीं कि इंग्लिश से ही रहे, आपको हिंदी समझना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आप वो समझ जाते हैं उसका मतलब क्या होता है। तो बाकी ला कर रहे तो इंग्लिश बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्त। मैं हिंदी मीडियम का छात्र हूँ, इसलिए ये हिंदी में नोट्स बनी है। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो मैं इंग्लिश में भी पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोग को प्रोवाइड करूँ, क्योंकि मेरा काम ही है दोस्तों लोगों की हेल्प करना। आप लोग की सहायता मैं ज़िंदगी भर करता रहूँगा। कभी भी कभी कोई प्रॉब्लम हो लास्ट रिलेटिव या मैथ या रीजनिंग, चाहे जिस सब्जेक्ट से रिलेटिव, आप मुझे बिल्कुल कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन करके पूछ सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि बताऊँ। बाकी अभी मैं भी सीख रहा हूँ, बहुत चीज़ें नहीं आती मुझे भी, ऐसा है। ऐसा नहीं है कि मैं पूरी तरह परफेक्ट हूँ। तो चलिए अब देखते हैं। ये कह रहा है सेक्शन 34, व्हेन ए क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय several person in furtherance of the common intention of all, each of such person is liable for that in the same manner as if it were done by him alone। मतलब इसका, जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सब के समान आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है, मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया हो। ये जान लीजिए, इसका मतलब ये हुआ, अभी मैं नीचे आपको एक्सप्लेन किया हूँ, घबराने की कोई बात नहीं, मैं आपको अच्छे से बताऊंगा बढ़िया से एक लेवल से। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप। अब इसमें 4 एसेंशियल एलिमेंट होते हैं, आवश्यक तत्व होते हैं, जो मैं पहले बता चुका हूँ। तो वो चीज़ें आपको लिखना है, ऐसे ऐसे करके लिखना है जैसे मैं बताया हूँ। वास्तव में ऐसे लिख लें, एग्जामिनर क्या कोई नहीं काट नहीं सकता आपका नंबर, 200% गारंटी के साथ कहता हूँ। और ऐसा आप लोग लिखेंगे अगर एग्जाम में, तो एग्जामिनर भी मानेगा, भले से आप लोग पढ़े हैं हो ना पढ़े हो, आपको याद हो चीज़ें, जानेगा एग्जामिनर कि हाँ ये बच्चा मेहनत किया है। कुछ भी लिख रहे हैं, बाकी हेडिंग्स अगर आप अच्छे से थोड़ा बहुत अच्छे से लिख रहे हैं तो थोड़ा बहुत हो जाती है, बना करके भी लिख सकते हैं। लेकिन आप लोग अगर इस तरीके से लिखेंगे तो वास्तव में कह रहे हैं एग्जामिनर नंबर नहीं काट सकते। एग्जामिनर सर बिल्कुल नहीं, कोई भी एग्जामिनर नंबर नहीं काट सकता मेरे दोस्त। चलिए देखते हैं। जैसे सामान्य रूप में से इसे क्या कहते हैं, देखिए, एक व्यक्ति किसी अपराध से निम्नलिखित रूप से संबंधित हो सकता है। अब कौन कौन से, चलिए। नंबर फर्स्ट है जब वह स्वयं अपराध करता हो, नंबर फर्स्ट यह है। नंबर सेकंड है जब वह अपराध के घटित होने में भाग लेता हो। नंबर 3 है जब वह अपराध कारित करने के उद्देश्य से किसी भी तीसरे पक्ष को प्रेरित करता हो, मतलब क्या, उसको भड़काता हो, अर्थात वह अपराध स्वयं ना करके किसी तीसरे पक्ष द्वारा करवाता हो। जैसे आप हैं, हम हैं, अगर कोई अपराध नहीं कर रहे, अगर हम तीसरे पर्सन को, हम दोनों लोग आपस में एक मीटिंग किए, आप उसमें बनाए, इसके बाद दूसरे पर्सन को मैं आप कह रहा हूँ कि जा करके, जैसे मूवी में होते, आप लोग मूवी में देखे होंगे कि जा करके वहाँ क्या कहते हैं, वो दे देते हैं कि इतना मैं इतना मार दो, इतना मैं आपको पैसा दूंगा, इनको मारना, इस मंत्री जी को, इनको ये उड़ाना है। मूवी में अक्सर होता है, तो आप लोग देखे होंगे तो जानकार होंगे उतना।
तो ये चीज़ें आप यहाँ बता रहा है कि प्रेरित कर रहा है, मतलब किसी को प्रेरित करके मतलब उसको जा करके वहाँ उसके हाथ से करवाना। तो ये कह रहा तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, जब वह अपराध घटित होने के पश्चात अभियुक्त को न्याय से छुपाने का प्रयास करता हो। तो ये होता है दोस्तों, अगर घटित हो गया तो आप लोग अगर छुपा रहे हैं तो आप लाइबल होंगे मेरे दोस्त, इतना जान लीजिए, और आप यहाँ भी लाइबल होंगे। ये चीज़ें हैं। चलिए अब देखिए, तो थोड़ा तबीयत खराब है दोस्तों, तो थोड़ा घबराइएगा मत, मैं ही हूँ सूरज सर। बस आवाज़ें थोड़ी बहुत चेंजिंग है, कोई बात नहीं, तबीयत नहीं सही है 3-4 दिनों से, तो फिर भी मैं आप लोग के प्रति मेहनत कर रहा हूँ मेरे दोस्त। तो समझ सकते हैं कि कितना जज्बा है मेरे दिल में आप लोगों के प्रति, कितना धैर्यपूर्वक। यार वो ज़िंदगी ही क्या जो दूसरे के काम ना आए, कुछ नहीं है मेरे दोस्त। मैं तो लाइफ आप लोग के नाम कर चुका हूँ। चलिए, दंड संहिता की धारा 34 से 38 तथा धारा 148 मतलब 148 मतलब 34, 38, 148 ये धाराएं हैं। ऐसी परिस्थितियों में संयुक्त आपराधिक दायित्व को निर्धारित करती है, जो कि जो विपक्ष है के अनुसार अपराध में, विपक्ष के अनुसार, विपक्ष शायद है, ये थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया है कहीं कहीं, तो थोड़ा बहुत दिक्कतें हुए हैं, क्योंकि मैंने नोट्स रात में बनाया तो दिक्कतें होती हैं, बहुत मेहनत करता हूँ तो इसलिए होती है, दिक्कतें हो जाती है, गलती हो जाती है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं, आप लोग सही कर लीजिएगा, तो इसके लिए सॉरी भी। तो अनुसार अपराध में संयुक्त दायित्व का सिद्धांत यह है कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी आपराधिक उद्देश्य को एक या सभी को शारीरिक चेष्टा द्वारा निष्पादित करते हेतु एक होते हैं। मतलब इसका एक व्यक्ति हो या एक से अधिक व्यक्ति हो, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति सॉरी दोस्तों हो, तो उद्देश्य हो, उनका उद्देश्य यही है कि किसी को शारीरिक चेष्टा मतलब शारीरिक नुकसान पहुंचाना, किसी को मारना कूटना, हाथ पैर तोड़ना या कुछ भी करना, मतलब अधिक ऐसे से इटीसी जो हो सकते हैं, तथा अलग अलग या एक साथ कार्य करते हैं, तो प्रत्येक जिसने अपराध करने में संयोग किया है, संयोग मतलब उसका सहायता किया है, सहयोग किया था विधि के अंतर्गत संपूर्ण कार्य के लिए, देखिए उसी प्रकार उत्तरदायी है जैसे स्वयं ही उसने उस कार्य को किया हो। ये भी जान लीजिए, देखिए बता रहे हैं, अभी मैंने पहले बता दिया ना कि आप अगर किसी को भड़का करके, किसी को कर करके कि जाओ सुपारी दे करके कि आप अपराध ये चीज़ इनको मार दो, तो आप लाइबल होंगे, भले ही आप उस जगह पे ना हो। ये जान लीजिए मेरे दोस्त, ये 34 कहता है, तो कभी भी ऐसा मत करिएगा। तो चलिए आगे, संयुक्त दायित्व के सिद्धांत को जो है प्रतिपादित करती है, यदि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी कार्य को संयुक्त रूप से करते हैं तो ऐसा माना जाएगा कि उसमें से प्रत्येक ने उस कार्य को वैधिक रूप में किया है, ये माना जाएगा। सेक्शन 34 कह रहा। देखिए थोड़ा लेट, थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो मैं आपको बाकी कुछ कहना नहीं, इसमें समझ जाएंगे, जो चीज़ें थी मैंने पहले समझा दिया। अब इधर से वो सब आपको फिर पढ़ना है, अच्छे से पढ़े, देखना एक बार, नोट डाउन जरूर करिएगा मेरे दोस्त, इतना नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप लोग दिक्कत होगी तो बताइएगा, नोट्स मैं शेयर करूँगा, आप लोग बताइएगा, PDF शेयर कर दूँगा। देखिए इनके द्वारा कहा, सर बार्निस पीकॉक ने कहा था कि जब अनेक व्यक्तियों का एक गुट जो समान उद्देश्य के लिए संगठित हो, वैधानिक या अवैधानिक, तथा उसमें के एक दूसरे के ज्ञान और सहमत के बिना एक अपराध करता है, दूसरे अपराध में शामिल अंतर्गत नहीं होती या होता, जब तक कि कार्य किसी प्रकार सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने हेतु न किया गया हो। जैसे गोराचंद गोपी 1860 BNR, ये आप लोग का ये आपका केस है सॉरी दोस्तों, ये कहा गया। तो जब तक वहाँ इंटेंशन नहीं महसूस होगा, जब तक अग्रसर उसका नहीं होगा, जब तक आप लोग लाइबल नहीं होंगे, ये बता रहा। एक दूसरे प्रकरण में प्रिवी काउंसिलिंग ने निम्नलिखित मत व्यक्त किया था, क्या किया था, जब पक्षकार समान प्रयोजन से समान उद्देश्य को निष्पादित करते जाते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति समान उद्देश्य को अग्रसरित करने तथा उसके निष्पादन हेतु पर दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य के लिए उत्तरदायी है। चूंकि प्रयोजन सॉरी दोस्तों समान है, चूंकि प्रयोजन सामान्य है, अतः उत्तरदायित्व की सामान्य होना चाहिए। सॉरी दोस्तों, थोड़ा तबीयत नहीं सही है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है।
क्या करें, पढ़ाने की तो हिम्मत नहीं है, लेकिन पढ़ा रहा हूँ यार, दिल नहीं मानता। आयो धारा 34 के अंतर्गत दायित्व के सिद्धांत को आकर्षित करने के लिए निम्नलिखित आयोग के आवश्यक तथ्य है। नंबर फर्स्ट है, एक आपराधिकृत होना चाहिए। नंबर सेकंड, आपराधिकृत एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया गया हो। सेकंड है, देखिए 3 नंबर है, इसमें 5 है। आपराधिकृत ऐसे व्यक्तियों द्वारा सबके समान आशय को अग्रसर करने हेतु किया गया हो। चौथा पॉइंट है, ऐसे व्यक्तियों के बीच समान आशय पूर्व निर्धारित योजना के अंतर्गत होना चाहिए। नंबर 5 है, अपराध के सभी कथित अभियुक्तों का किसी न किसी प्रकार सम्मानित होना आवश्यक है। देखिए ये 5 पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसे लिखिएगा दोस्तों। देखिए और हेडिंग वोडिंग बीच में डालिएगा। अगर वो लोग मेरा वीडियो आप लोग नहीं देखेंगे तो कितने पॉइंट आपको लिखना है तो जा करके देख लीजिएगा, मेरे चैनल पर ऑलरेडी पड़ा है, सब चीज़ें मैं बताया हूँ दोस्तों। लास्ट रिलेटिव कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं कहा हूँ आपसे, वादा किया हूँ यार, तो निभाऊंगा यार, इतना मत समझिए आप लोग। देखिए सब नंबर 6 है, इसमें 6 पॉइंट है। अपराध घटित होते समय सभी व्यक्तियों के शारीरिक उपस्थित, परंतु सभी व्यक्तियों के सभी मामलों में शारीरिक उपस्थित सदैव आवश्यक नहीं है, ये भी जान लीजिए। तो 4 पॉइंट मेन इंपॉर्टेंट है, लेकिन दो पॉइंट और जोड़ा हूँ तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 पॉइंट दिया गया आपके बेयर एक्ट में, तो घबराइएगा मत, आपके बुक्स में भी है। तो मैंने 2 पॉइंट अधिक से बड़े जोड़ा है, क्योंकि आप लोग को हो सके ना याद हो वो पॉइंटें, तो आप लोग इसमें से याद कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई दिक्कत ना हो, बस चीज़ें वही है। अब चलिए आगे, आपराधिकृत क्रिमिनल एक्ट। अब हम लोग पढ़ते हैं, जहाँ एक गुट या वर्ग द्वारा कोई अपराध किया जाता है वहाँ सेक्शन 34 के में प्रयुक्त आपराधिकृत शब्द किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व कार्य को इंगित नहीं करता है। जहाँ कोई अपराध कई व्यक्तियों द्वारा सबके समान आशय को अग्रसर करने हेतु किया जाता है तो उसमें से प्रत्येक व्यक्ति उसे पूरे कार्य के लिए दायित्व होगा दोस्तों, चाहे उसने एक जैसे या अलग अलग किस्म के या छोटा या बड़ा कार्य किया हो तो वो लाइबल होगा मेरे दोस्त, ये जान लीजिए, अभी मैं पहले बता चुका हूँ। तो देखिए वह कार्य डेट एक्ट का धारा 34 में प्रयोग आपराधिकृत को इंगित करता है, जिसका अर्थ है आपराधिक व्यवहार की एक एकता और जिसकी परिणति किसी ऐसे कार्य में होती है जिसके लिए एक व्यक्ति, देखिए यहाँ लिखा हूँ मैंने, दंडनीय होगा यदि वह स्वयं उसके द्वारा किया गया होता है, तो एक अपराध होता है, वो अपराध कहलाता है मेरे दोस्त। तो आप 34 की तरह मतलब उसमें तो आप अग्रसर में आ जाएंगे, अगर अग्रसर है आपका, इंटेंशन है आपका, तो वहाँ आप जरूर लाइबल होंगे, ये कहा गया है। कुछ समझाने की बात नहीं है। तो आप लोग केस देखिए, अब केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लॉ कर रहे हैं आप लोग, केस जरूरी है। देखो पहला केस इसमें है, बारेंद्र सिंह घोष बनाम जो है इम्परर मतलब सम्राट। तो 52 IPC हाँ यही दिया शायद होगा, ये चाहे शायद वो है। तो समान आशय जो है कम्युनिटेंशन, तो जो पदावली समान आशय को विभिन्न न्याय निर्णयों में बहुत से अर्थ किए गए हैं। जैसे नंबर फर्स्ट है, तो मैं आपको बता दूं एकदम बढ़िया से पढ़ करके, चलिए। तो बोरिंग तो नहीं लग रहा मेरे दोस्त मौज मस्ती करते रहिए, कभी पढ़ाई मौज से करिए, ज़िंदगी सुधर जाएगी मेरे दोस्त। कभी भी दबाव तनाव में मत पड़िए, जस्ट दिमाग नहीं सही है, झगड़ा हुआ किसी से या किसी से बोल चाले हुई है, तो कोई बात नहीं मेरे दोस्त, माइंड को शांत करिएगा तभी पढ़िएगा। अरे हो जाते हैं यार, अक्सर ये ज़िंदगी है, कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। इसमें पूर्व निर्धारित योजना जो है अंतर्निहित है, विचारों का पूर्ण मिलन सभी व्यक्तियों जो एक गुट को निर्मित करते हैं के बीच में जो है विचार विमर्श। जैसे महबूब शाह बनाम इम्परर, ये भी केस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे समान आशय का अर्थ है परिणाम की कल्पना किए बिना आपराधिक कृत्य कारित करने की इच्छा। इब्राहिम अंकटा बनाम इम्परर AIR 1944 मतलब यार सॉरी, ये केसेस जो मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इतना लिख लेना, थोड़ा बहुत पढ़ लेना इनके बारे में, नहीं पढ़े अभी नीचे मैं बता रहा हूँ, टेंशन मत लीजिए, तो पढ़ लेना जहाँ तक है, नहीं बताए हो तो कोई बात नहीं। नंबर 3 है, इसका तात्पर्य कोई ऐसे ही लिख देंगे तो आप लोग को नंबर मिलेगा, जरूरी नहीं है कि इसमें पढ़ा। इसका तात्पर्य कोई आपराधिकृत कार्य करने के आशय से भी है, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि वह अपराध जो घटित हुआ हो। बस सैफुल खान बनाम राज AIR 1951, ये ऐसे लिख दिएगा, ऐसे इतना ही लिखिएगा बस, ज़्यादा बवाल पालने का कोई ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्त।
आपको नंबर काट नहीं सकता, जान लीजिए। ये आप लोग का ये PCSJ का ऐसे लिखा हुआ राइटिंग है, ये जान लीजिए। मैं पढ़ता हूँ, सर है। 4 नंबर, समान आशय को ऐसा अर्थ नहीं प्रदान किया जा सकता जिसे हम हर जगह लागू कर सके, अतः इसका वास्तविक अर्थ हर मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जैसे इब्राहिम बनाम इम्परर, AIR 1944। आगे देख लीजिए। यद्यपि बहुत से व्यक्तियों के बीच घटना स्थल पर ही समान आशय उत्पन्न हो सकता है और इसका निर्धारण अभियुक्त के कार्य तथा उसके आचरण एवं स्वयं हर मामले के हाथ तथ्यों एवं परिस्थितियों से किया जा सकता है। ये भी कहा गया है, देखिए, परिस्थितियों से। जब कोई परिस्थिति आ जाए आपके साथ, कोई वो चीज़। कृपाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, AIR 1954। मकसूदन तथा अन्य बनाम उत्तर प्रदेश, ये भी कहा गया है। ये लोग का केस देखिए। के मामले में, अब मैं बता रहा हूँ, देखिए, के मामले में अपीलार्थी आपस में संबंधित थे एवं सभी घातक स्रोतों से लैस थे। वे सभी साथ थे। उनमें से किसी ने आदेश दिया मार डालो, किसी को मार डालो, मतलब किसी ने आदेश दिया कि जा करके उस व्यक्ति को मार डालो। तभी अभियुक्त सहित सभी अन्य व्यक्तियों ने एक मृतक को प्रहार किया जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। वह अभी निर्धारित किया गया कि समान आशय एक तथ्य विषयक प्रश्न है। दोस्तों, ये सही कह रहा है। किसी को अगर आप उकसा रहे हैं, जा करके उसको मार दो, सुपारी दे रहे हैं, तो आप लाइबल होंगे, जहाँ तक पूरा लाइबल होंगे। 34 आप पे लागू होगा, आपको आईपीसी में सजा भी होगी। यह व्यक्ति के आप सजा किस प्रकार होगी, आपने क्या किया है, मारा सिर्फ है कि मार डाला है कि तोड़ा फोड़ा है कि क्या किया है, गुस्से में मारा है, होता है अक्सर। अक्सर आजकल के नौजवानों के साथ तो ऐसा ही होता है, जोश भरा रहता है मन में, जो मन कहे वो कर देते हैं। लेकिन गलत बात है, किसी से जहाँ तक कि बचते रहो, सही है। ये व्यक्तिपरक है, किंतु इसका निर्धारित तथ्य तथा परिस्थितियाँ में है, किंतु इसका तथ्य तथा परिस्थितियों से किया जाता है, निर्धारित परिस्थितियों से किया जाता है। तो दोस्तों, थोड़ा बहुत इसमें राइटिंग थोड़ा सही नहीं है। रात में लिखा हूँ, पहले मैं बता दिया हूँ, तो नींद भी आती थी, लेकिन लिखता था, गलती करता था मैं। मैं अपनी गलती बता रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, टाइम में। चलिए, एजाज एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश से देखिए। के बाद में मृतक और अभिव्यक्तियों को गुणों में से एक सॉरी दोस्तों, बीच वैमनस्य तथा अभियुक्त गणों ने विदेशी निर्धारित पिस्तौल से लैस होकर मृतक को पकड़ लिया और उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। अभियुक्तों ने में से एक ने मृतक के गर्दन पर बंदूक से घातक प्रहार किया। साक्ष्यों का आशय स्पष्ट और जो है तर्कसंगत था कि सभी अभियुक्त जो भारतीय दंड संहिता की धारा, मतलब जो भी आएंगे उसके अकॉर्डिंग आएंगे। अगर आप लोग किसी को उकसा रहे हैं या किसी को मतलब चीज़ें कर रहे हैं, तो वो आपको 34 लगेगा वहाँ आपको। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, आप लोग अगर कोई व्यक्ति जा रहा है, अचानक ऐसे जा रहा है, आप लोग 3 से 4 लोग हैं, अचानक उसको घेर लिए, उसको मारना चालू कर दिए, और जो भी है उसके पास अगर आप छोड़ लेते हैं या कुछ भी हो, तो आप लोग, अगर आपके पास रिवॉल्वर है, पिस्तौल है, तो आप लोग उस पर अगर दे देते हैं, अगर उसको मारने की धमकी भी देते हैं या मार भी देते हैं, तो आप लोग लाइबल जहाँ तक होंगे, जहाँ तक नहीं 100% आप लोग लाइबल होंगे। अगर आप लोग, बहुत लोग का क्वेश्चन ऐसा रहता है कि भीड़ में, क्या सर भीड़ में होगा ये चीज़ें, तो वो आपके इंटेंशन पे बिहेवियर करेगा कि आपने क्या किया है। तो भीड़ जैसे कहीं अगर रैली हो रही है या कुछ हो रही है, तो उस बीच में अगर कोई काम हो जा रहा है, तो वहाँ लाइबल नहीं होगा, इतना जान लीजिए। ये भी बाकी आपका इंटेंशन क्या है उसके अकॉर्डिंग वहाँ देखा जाएगा। देखिए, धारा 300 देख लीजिए। संपादित धारा 34 के अधीन दोषी पाए गए उनका यह तर्क कि केवल एक अभियुक्त की मृतक से दुश्मनी थी और उसी ने चोट पहुंचाई थी। समझिएगा मेरे बात को, गौर से अच्छे से सुनिएगा, आपको वास्तव में समझ में आई होगी। देखिए, दुश्मनी कहा गया है, देखिए फिर से मैं बता दूं, कहा गया है कि 34 के अधीन दोषी पाए गए उनका यह तर्क कि केवल एक अभियुक्त की मृतक से दुश्मनी थी और उसी ने चोट पहुंचाई थी और अन्य अभियुक्तों ने अस्त्र का प्रयोग नहीं किया, तत्वहीन पाया गया तथा दोष सिद्ध को उचित ठहराया गया। ये भी जान लीजिए। जैसे हम हैं या आप हैं, अगर मेरी दुश्मनी किसी से है या आपकी दुश्मनी किसी से, मान लीजिए मेरी दुश्मनी किसी से है, मैं जा करके
उसको मार दिया या कुछ कह दिया और आप लोग मेरे साथ हैं, आप लोग नहीं मारे, तब भी आप लोग लायबल होंगे, क्योंकि आप लोग मेरे दोस्त हैं मेरे साथ हैं, इसलिए आप लोग वहाँ लायबल होंगे। ये जान लीजिए, यही कहा गया है। बारेंद्र कुमार घोष बनाम इम्पीरियल, इस वाद में कहा गया, देखिए मैं नीचे बता रहा हूँ, इस वाद में कहा गया कि अवधारित किया गया कि किसी अपराध के घटित होते समय जो लोग खड़े होते हैं और इंतजार करते हैं वो भी दायित्व के अधीन होते हैं। जान लीजिए, जो लोग वहाँ खड़े होंगे, वहाँ इंतजार करेंगे, वो लोग भी दायित्व होंगे, वो लोग उसमें लायबल होंगे, इस केस में कहा गया है। तो इतना ही लिखिएगा केस में। देखिए मैं पहले ही बताया था कि मैं आपको नीचे बताऊंगा, तो बता रहा हूँ दोस्तों कैसे आपको लिखना है, क्या लिखना नहीं है। थोड़ा सॉरी दोस्तों, तभी क्या करें, तबीयत नहीं सही है, तो आप लोग गुस्सा मत होइएगा, थोड़ी बहुत तकलीफें तो सह सकते हैं यार, इतना तकलीफ मैं सह रहा हूँ तो मेरे लिए तो थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त करना, तकलीफें सहना पड़ेगा। महबूब साहब बनाम इम्परम, क्योंकि एग्जाम आ रहे हैं, आप लोग को दिक्कत हो सकती है, इसीलिए मैं सोचा तबीयत चाहे ख़राब हो चाहे जो हो यार, जब आप लोग के काम नहीं आऊँगा तो ज़िंदगी किस काम की। चलिए इस दूसरे केस को, महबूब साहब बनाम इम्परर, इस मामले में समान आशय और समान आशय में अंतर बताया गया। इसमें आतन देखिए, समान आशय और समान आशय, ये दो बहुत बड़ी डिफरेंट है, या इसमें लोग कन्फ्यूज होते हैं, इतना जान लीजिए। तो देखिए नंबर मैं पहले समझा चुका हूँ। अगला क्वेश्चन, अगला जो केस है, नानक चंद बनाम पंजाब राज के मामले में धारा 34 और धारा 149 में अंतर को स्पष्ट किया गया है। कुछ प्रमुख अंतर इस प्रकार है, कुछ प्रमुख देखिए बता रहा हूँ नीचे। नंबर फर्स्ट था, धारा 34 के अंतर्गत दायित्व का आधार समान आशय है, यह कहा गया। धारा 149 के अंतर्गत दायित्व का आधार सामान्य है, यह कहा, समान उद्देश्य या किसी अपराध के घटित होने की संभावना है, ऐसे लिख लीजिएगा आप लोग। सेकंड नंबर है 6 पेज में 7 पेज में मैं बताया तो ऐसा जरूरी नहीं है पूरा लिखिएगा, अरे जो चीज़ें याद होंगी थोड़ा बहुत तो आप लोग का क्वेश्चन बन जाएगा। 3 से 4 पेज, 3.5 से 4 पेज में लिखना है, 4 पेज तो कम से कम लिखना है, बाकी उससे ऊपर 5 पेज से ऊपर मत जाइएगा, 4 पेज से ऊपर भी मत जाइएगा, एग्जामिनर जान जाएगी पढ़ा लिखा कुछ नहीं है, ये खाली लिख रहा है उसमें। 34 है कि अर्थ के अंतर्गत समान आशय परिभाषित तथा असीमित है, समान उद्देश्य परिभाषित है तथा संहिता की धारा 141 के अनुसार 5 अवैध उद्देश्यों तक सीमित है। तो सॉरी दोस्तों, थोड़ा प्रॉब्लम है, बार बार सॉरी बोलना पड़ा, क्या करें। नंबर 3 है, धारा 34 के अंतर्गत आपराधिकृत समान आशय को अग्रसर करने के लिए किया जाता है। धारा 149 के अंतर्गत आपराधिकृत समान उद्देश्य के निष्पादन में किया जाता है, या यह भी पर्याप्त होगा यदि अवैध सभा के सदस्य यह जानते हैं थे कि अपराध घटित होने वाला है, यह बताया गया। नंबर 4 है, अपराध कारित करने में प्रत्येक अभियुक्त द्वारा कोई भी कितना ही तुच्छ या महत्वहीन क्यों ना हो किया जाना चाहिए, अर्थात धारा 34 के परिवर्तन के लिए अपराध कारित करने में सक्रिय सहयोग आवश्यक होगा, तो ये बताया गया है। तो चलिए ये चीज़ें बताई गई हैं दोस्तों, तो जहाँ तक है सॉरी थोड़ा प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, यहाँ आ गए हम लोग इस पे, फिर थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी तो इसके लिए सॉरी यार, क्या करें, ज़िंदगी ये प्रॉब्लम ही आ रही है। चलिए 34, फिर धारा 149 के परिवर्तन के लिए अपराध घटित होते समय अवैध सभा का सदस्य होना पर्याप्त है, आपराधिक कारित में सक्रिय सहयोग आवश्यक नहीं है, ये भी जान लीजिए। उसमें था 34 में 49 में नहीं है, 149 में नहीं है। 5 नंबर, धारा 34 के परिवर्तन द्वारा किसी अपराध के लिए उत्तरदायी बनाने हेतु आवश्यक है कि अपराध होगा या अधिक व्यक्तियों द्वारा किया गया हो, ये भी कहा गया है। और 149 में कहा गया है कि परिवर्तन के लिए आवश्यक है कि अपराध 05 या अधिक व्यक्तियों द्वारा किया गया हो, क्योंकि 5 या उससे अधिक व्यक्ति ही अवैध सभा का निर्माण कर सकते हैं, ये भी जान लीजिए। ये फैक्ट है दोस्तों, ये आप लोग के मन में डाउट यहाँ तक उठता होगा कि ये चीज़ें कहाँ होंगी। कई लोगों ने मुझसे पूछा भी था कि सर ऐसा क्या होगा, तो हमने कई लोगों को बताया भी था, लेकिन मैंने सोचा कि इसके माध्यम से आपको पूरी फुल डिटेल मिल जाएगी। 6 नंबर क्या कह रहा है इसमें देखिए, 34 संयुक्त दायित्व के सिद्धांत को प्रतिपादित करती है परंतु कोई विशिष्ट अपराध नहीं सृजित करती है, मतलब वहाँ बनाती नहीं है, ये जान लीजिए। सृजित का मतलब कि वहाँ प्रत्येक टाइम वहाँ बनाती नहीं है।
इसके बाद धारा 149 कह रहा 149 विशिष्ट अपराध सृजित करती है, यह संयुक्त दायित्व के सिद्धांत की घोषणा करती है। वहां नहीं थी, यहाँ उसी का उल्टा हो रहा है, अपोजिट हो रहा है, विलोम शब्द। अगला देखिए 7 नंबर है। तो ऐसे मैं 6 से 7 पॉइंटें बता दिया हूँ, बाकी आप लोग को जो याद रहेगा वही लिखिएगा, जरूरी नहीं है पूरा लिखना, वो आपकी मर्जी, क्या आप लोग क्या करते हैं। धारा 34 के अंतर्गत आपराधिक शारीरिक तथा मानसिक दोनों दृष्टिकोणों से आपराधिक कृत्य से संबंधित रहता है। वह आपराधिक कृत्य है तथा सामान्य से जिसको अग्रसर करने हेतु आपराधिक कृत्य किया गया हो, दोनों भागीदारी होगा, इतना जान लीजिए। दोनों लोग क्या होंगे, उसमें लायबल होंगे। सेक्शन 149 कह रहा है के अंतर्गत मात्र इसलिए एक व्यक्ति दंडनीय है क्योंकि अवैध सभा का सदस्य था, आपराधिक कारित किए जाने समय वह अवैध सभा का सदस्य था, यद्यपि कि उसने स्वयं अपराध कारित नहीं किया था। ये भी जान लीजिए। वहाँ उस समय प्रेजेंट टाइम में, मैंने पहले बताया कि आप लोग अगर वहाँ प्रेजेंट टाइम में रहेंगे या कोई अपराध कर रहा है तो आप लोग लायबल होंगे। तो ये कह रहा है यहाँ उससे सदस्य थे, मतलब क्या, आप लोग 4 दोस्त हैं, 5 दोस्त हैं, आप लोग गोल बना के गए किसी को मारने, एक लोग मर्डर करेंगे, 4 लोग घर पे बैठे हैं, तो भी आप लोग लायबल होंगे। ऐसा नहीं है कि आप लोग बच जाएंगे, मौज मस्ती कर रहे, तो ऐसी कोई बात नहीं मेरे दोस्त, लायबल होंगे, क्योंकि आप लोगों ने, चारों लोगों ने मिल करके वहाँ एक बनाया, मतलब एक गोल बनाया, एक संगठन गठित किया कि मैं उसको करूँगा, ऐसा करूँगा, ऐसा। तो जहाँ तक है कि आप लोग लायबल होंगे पूरी तरह। तो दोस्तों आज के वीडियो में यहीं तक दोस्तों। तो जहाँ तक आई होप है कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, समझ में पूरी तरह आया होगा। तो जैसा कि आप अगर समझ में आया होगा तो अलग आपके दोस्त होंगे या कोई भी होगा, नात रिश्तेदार, जो भी भाई बहन, उन लोगों के पास भी वीडियो शेयर करिएगा। जो भी लॉ से रिलेटिव अगर स्टूडेंट होंगे, पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, वो लोग के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लॉ सबके लिए जानना जरूरी है यार, कॉमन सा चीज़ है। लॉ नहीं पता है तो आजकल बहुत दिक्कतें होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए लॉ कॉमन चीज़ है, सबके ऊपर होता है लागू, जो कि एक ह्यूमन प्राणी मतलब मनुष्य के ऊपर भी लागू होता है। ऐसा नहीं है, ऐसा भी जान लीजिए कि एक कंपनी के ऊपर भी लागू होता है। जैसे जो अननोन बॉडी है उन लोगों के लिए लागू होता है। अब मेज चेयर के ऊपर नहीं लागू होगा बस एक कंपनी के ऊपर लागू होगा, जैसे कंपनी हुए या कहीं छोटी सी कंपनी हुए या आपके कोई संस्था हुए, पुलिस, अरे कुछ संस्था, सॉरी दोस्तों पुलिस कह रहे हैं, ये मतलब जैसे आपके कॉलेज हुए, यहाँ आपका लागू होगा। तो ये चीज़ें होती हैं, जैसे कि क्योंकि उसके द्वारा कुछ कोई ना कुछ प्रोवाइड किया जाता है। तो ये आप लोग के जहाँ तक है रिलेट, तो मैं आपको जो भी कन्फ्यूजन थी दूर हो गई होगी। तो थैंक यू दोस्तों, आप लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। ऐसे ही इंतजार करते रहिए, मैं आप लोग के बीच में हाजिर हूँ, हमेशा हाजिर हूँ। तो आप लोग घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, सब कुछ मिलेगा मेरे दोस्त। फिर थोड़ा धैर्य तो कर रखिए। थैंक यू।